ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नेटवर्क के इशू की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, पर आप लोगों ने जो कोऑपरेट किया उसके लिए थैंक यू। एंड लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन, कि इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। अब इनकॉर्पोरेशन में हमारे पास कई सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, उसके प्रमोटर्स, उनके वर्क, उनके ड्यूटीज़, ऐसे बहुत से वर्ड्स आते हैं जो हमें पढ़ना है। तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब तो हम लोगों ने समझ लिया था, लेकिन उसमें जो वर्ड लोग आते हैं, इनकॉर्पोरेशन कहाँ से कौन स्टार्ट करता है, हम उसके बारे में थोड़ा आज देख लेते हैं। ठीक। तो जो सब पहले हमारा कंपनी एक 1956 चलता था, उसमें प्रमोटर शब्द का कोई डिफाइन नहीं किया गया था, कोई डेफिनेशन नहीं दी गई थी। सो द कंपनीज एक्ट 1956 does not define the expression promoters, but the word promoter has been used in section 62, 69, 76 और 478 एंड 519 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। मतलब कि उसको डिफाइन तो नहीं किया गया था, लेकिन प्रमोटर वर्ड का इस्तेमाल कई सेक्शन कंपनी एक्ट 1956 के
कई सेक्शन में किया गया था। अकॉर्डिंग टू सेबी, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन 2000 प्रमोटर इंक्लूड्स, जो सेबी रेगुलेशन 2019 है उसमें प्रमोटर्स को इंक्लूड किया गया है। अब वो क्या होता है? द पर्सन और पर्सन्स हु आर इन कंट्रोल ऑफ द इश्यूअर, वो पर्सन या वे पर्सन जो ईश्वर के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जो ईश्वर को कंट्रोल करते हैं। एंड द पर्सन और पर्सन्स हु आर इंस्ट्रूमेंटल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्लान और ए प्रोग्राम परसुएंट विथ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और ऑफर टू पब्लिक। मतलब कि वो पर्सन या वे पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट का मतलब कि जो आपकी सिक्योरिटीज होती है उनके इशू करने का प्लान बनाता है पब्लिक के लिए, जो पब्लिक को ऑफर करने के लिए। जैसे इस समय अभी आप देखें तो अगर इन्वेस्ट करना चाहे कोई तो LIC का IPO निकला है, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसका LIC का IPO निकला हुआ है। आज ही की न्यूज़पेपर है ये, आज के न्यूज़पेपर में पढ़िएगा तो उसमें दिया कि आपके IPO क्या होते हैं और उसका प्रमोटर वगैरह कौन होंगे वो। ठीक, चलिए तो अब सब लोग आ गए हैं मेरे ख्याल से, तो हम थोड़ा इसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। कंपनी के प्रमोटर, एक्चुअली जब आप कंपनी वर्ड सुनते हैं, जब कभी भी आप कंपनी के बारे में पढ़ते हैं सुनते हैं तो वहाँ पर कई बार आपको ये प्रमोटर वर्ड सुनने को मिलता है। आपको वहाँ पर कई बार आपको प्रमोटर बार बार सुनाई देता है। तब आपके मन में आता है कि आखिर ये प्रमोटर है कौन। तब आपके मन में आता है कि आखिर ये प्रमोटर है कौन। तब क्या करते हैं आप? तब आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप उसका गूगल डिक्शनरी या कहीं डिक्शनरी देखेंगे और उसमें देखेंगे कि प्रमोटर का मतलब होता क्या है। प्रमोटर का मतलब होता क्या है, क्योंकि अगर सिंपली आप केवल प्रमोट करने के बारे में से समझते हैं तो केवल ये एक वर्ड है, लेकिन उसके कई मीनिंग्स होते हैं। तो हमें प्रमोटर शब्द को पढ़ने से पहले उसके मीनिंग और डेफिनेशन को समझ लेना ज़्यादा जरूरी है। ठीक, तो इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए सबसे पहले हम प्रमोटर का हिंदी में अर्थ तथा उसकी डेफिनेशन प्रमोटर की हम जान लेते हैं। सो क्योंकि प्रमोटर का जैसे ही आप हिंदी में उसका मीनिंग समझ लेंगे या डेफिनेशन समझ लेंगे तो इसका आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक? तो चलिए हम प्रमोटर को पहले डिफाइन करते हैं। प्रमोटर का हिंदी शब्द होता है आपका प्रवर्तक। आपका प्रवर्तक, आपको जब कभी भी कंपनी लॉ की आप बुक वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें इसी नाम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्रवर्तक के अलावा भी और कई चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम आगे इसकी ड्यूटीज इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे तो इसमें जितने भी इसके मीनिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसकी ड्यूटी को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो जो प्रवर्तक के अलावा इसकी और मीनिंग्स है वो है आपकी जैसे संस्थापक, प्रोत्साहक, संरक्षक, सरपरस्त, उपकारी, बढ़ाने वाला, सहायक, मददगार, प्रतिपालक, बानी, उकसावा देने वाला, आयोजक, वर्धक। इस तरह से ये कई ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रमोटर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मेरे ख्याल से अगर आपको प्रमोटर में हिंदी में इसकी मीनिंग समझ ली है तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि इसके काम क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए इसकी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जिसके दिमाग में सबसे पहले किसी कंपनी को शुरू करने का आइडिया आया हो, जिसके दिमाग में सबसे पहले कंपनी को शुरू करने का आइडिया आया हो तथा उसने इस आइडिया को यथार्थ में लाने के लिए कुछ कदम उठाए, वो कहलाता है आपका प्रमोटर। चलिए इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसको थोड़ा जो है और अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि प्रमोटर कौन होता है। तो वह व्यक्ति जो बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करता है, वो पर्सन जो बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करता है जो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब इसको थोड़ा एक एग्जांपल से मान देते हैं। मान लीजिए एक कोई पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर के। ठीक, मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर के।
अब मिस्टर के दिमाग में एक बिजनेस से रिलेटेड कोई एक आइडिया आता है, ठीक। मिस्टर के दिमाग में बिजनेस से रिलेटेड कोई एक आइडिया आता है, लेकिन रुकिए, यहाँ पर बिजनेस का आइडिया आने से कोई प्रमोटर नहीं बन जाता है। केवल बिजनेस का आइडिया आने से कोई प्रमोटर नहीं बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे बिजनेस का आइडिया आने से कोई प्रमोटर बन जाता तो हर इंसान फिर प्रमोटर होता, क्योंकि कोई ना कोई बिजनेस का आइडिया तो सबके दिमाग में आता ही रहता है, ठीक है ना। तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो इसको प्रमोटर बनाएगी? फिर ऐसी कौन सी चीज है जो इसको प्रमोटर बनाएगी? सो मिस्टर एक्स को प्रमोटर बनने के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे, तो बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आइए जानते हैं कि मिस्टर के को किस प्रकार प्रमोटर बनाया जा सकता है। सबसे पहले उसको कुछ पॉइंट्स पर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको कुछ पॉइंट्स पर फोकस करना पड़ेगा। क्या? सबसे पहला पॉइंट, क्या यह बिजनेस फायदेमंद है? मतलब कि जिस बिजनेस का आइडिया उसके दिमाग में आया है वो क्या उसके लिए फायदेमंद है? अब देखिए, इसके लिए मिस्टर के को यह सोचना पड़ेगा कि यदि वह यह बिजनेस खोल भी लेता है, अगर वो ये बिजनेस जो उसके दिमाग में आया है अगर उसको स्टार्ट भी कर देता है, तो क्या यह बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा? इसे फायदेमंद, मतलब इसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा, इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो मिस्टर के को केवल सोचना ही नहीं है, मिस्टर के को केवल सोचना ही है, उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए उसे पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। जो आइडिया उसके दिमाग में है उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए उसे पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। याद कीजिए कि जैसे जब कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपकी प्लानिंग होती है। मैनेजमेंट का सबसे पहला यही है कि आपको उसमें प्लानिंग करनी पड़ती है। जब प्लानिंग करते हैं तो फिर आप एक पूरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे आपको कैपिटल रेज करना, फंड रेज करना हो, तो पैसा लेने के लिए जब बैंक में जाते हैं ना बिजनेस के लिए, तो आपके पास पूरा एक प्रपोजल होता है प्रोजेक्ट की, आप बिजनेस क्या करेंगे, कैसे उसको आगे चलाएंगे, सब पूरा एक प्रपोजल होता है। तो ऐसे ही मिस्टर के को पूरी एक प्लान बनानी पड़ेगी। फिर इसके बाद इसको दूसरा पॉइंट क्या सोचना पड़ेगा, इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जा सकता है। उन्होंने पूरा प्लान बना लिया, अब इस मिस्टर के को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि इसको शुरू कैसे करना है, शुरू कैसे करना है, साथ में कौन सी चीज कहाँ से आएगी, कैसे बिजनेस का सेटअप तैयार होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर प्रोडक्शन की है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। ये सब बहुत सी चीजें इसको सोचना पड़ेगा कि अब उसको बिजनेस को कैसे शुरू करना है। फिर इसके बाद है कंपनी का फॉर्मेशन। जब ये सब सारी चीजें कर लेगा तो उसके बाद फिर कंपनी का फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास कंपनी के बारे में इस तरह से सारा सब कुछ हो जाता है तो आपको कंपनी एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपको कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन अभी नहीं, याद रखिएगा। प्रमोटर बिजनेस करने के बारे में सोचता है और एक कंपनी बनाने के लिए सभी जरूरी कामों की स्टार्ट करता है, सभी जरूरी कामों को स्टार्ट करता है। यानी कि कंपनी का गठन करने के लिए अपनी तरफ से जितने काम करने पड़ते हैं उतने काम प्रमोटर को करने पड़ेंगे, तभी यह प्रमोटर कहलाएगा। समझे कि आपको ये कंपनी को बनाने के लिए जितने भी काम करने पड़ते हैं वो उसको करने पड़ेंगे। तो देखिए, थोड़ा कंपनी के बारे में भी समझ लेते हैं कि कंपनी का मीनिंग हिंदी में क्या है। ठीक। तो कंपनी, कंपनी संगठन, या इसको आप जो भी उद्योग जथा, जो भी जनसमूह, जो भी आप बोलना चाहें, तो ये सब आपका कंपनी के बारे में। अब कंपनी से मतलब क्या है? कंपनी से मतलब है ऐसी कंपनी से है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक 2013 या उससे पहले किसी लॉ के अंतर्गत एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में किया गया हो। ये चीज हम पहले बता चुके हैं। ये हम जब कंपनी के टाइप्स और कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने बताए थे। कंपनी प्रॉफिट के उद्देश्य से बनाई गई एक ऐसी ऐच्छिक इंस्टीट्यूशन है जिसका कैपिटल ट्रांसफर होने वाले शेयर में डिवाइड होता है, जिसका कैपिटल ट्रांसफर होने वाले शेयर में, शेयर का मतलब जो आपके इक्विटी शेयर होते हैं उसमें डिवाइड होता है। ठीक। कंपनी इक्वल ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के लिए बनाई गई पर्संस का एक ऐसा ग्रुप है। कंपनी इक्वल
इक्वल ऑब्जेक्ट का मतलब कि उसमें जितने भी मेंबर हैं उन सबका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो उसमें सभी मेंबर्स द्वारा मिलकर के बनाया गया एक ग्रुप है, ठीक। तो कंपनी का ओरिजिनेशन लॉ द्वारा एक इनविजिबल मतलब कि एक ऐसे पर्सन या इमेजिनरी पर्सन के रूप में है जो आपके पास फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है ना। वो केवल एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। लेकिन अगर इसको कंपनी की परिभाषा के तौर पर देखें तो कंपनी लॉ 2000 कंपनी एक्ट 2013 की जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अनुसार कंपनी उसे कहते हैं जिसका इनकॉर्पोरेशन कंपनी एक्ट 2000 के अधीन अथवा इससे पहले के किसी लॉ के अंडर में हुआ हो। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक। चलिए, ये चीज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसमें हम उतना नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब कंपनी का गठन कर लेगा, प्रमोटर बिजनेस करने के बारे में सोचता है और कंपनी बनाने के लिए सभी जरूरी कामों को स्टार्ट कर देता है। यानी कि कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए अपनी तरफ से जितने काम करने पड़ते हैं उतने काम प्रमोटर को करने पड़ेंगे, तभी वह प्रमोटर कहलाएगा। अब इसके आगे उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। प्रमोटर को कुछ सब्जेक्ट्स का एनालिसिस करना भी जरूरी होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कितने फंड की जरूरत है, रिक्वायरमेंट कितने फंड की होगी, साथ ही उस बिजनेस में रिस्क कितना है। ये बहुत जरूरी, जब कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका रिस्क कैलकुलेशन जरूर होता है। जब भी आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें एक होता है रिस्क एनालिसिस। रिस्क दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। क्या कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसको बीटा एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उस बिजनेस को करने में उसको रिस्क कितना है, इसके बाद उस बिजनेस का फ्यूचर क्या है। जब भी कोई बिजनेस करता है तो वो ये सोच के नहीं करता कि आज मैं करूंगा, एक साल प्रॉफिट कमाऊंगा फिर उसके बाद बंद कर दूंगा। वो हमेशा ये सोचता है कि वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और वो चलता रहेगा, बिजनेस उसका हमेशा चलता रहना चाहिए। तो उसका बिजनेस का फ्यूचर वो पहले सोच लेता है, ठीक। साथ ही किन किन रिसोर्सेज की उसको रिक्वायरमेंट हो सकती है। जब उसको कंपनी बनानी है तो उसको ये भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज उसको जरूरी है, ठीक। तो इन सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एनालिसिस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर के ऊपर होती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर के ऊपर होती है। अब ये तो मान लीजिए प्रमोटर के बारे में मैंने बता दिया। क्या प्रमोटर एक ही व्यक्ति होता है या कई व्यक्ति हो सकते हैं। प्रमोटर जो है क्या एक ही पर्सन है या कई पर्सन हो सकते हैं। पहला, प्रमोटर के लिए नंबर कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। प्रमोटर्स के लिए नंबर कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, यानी कि प्रमोटर एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और लोगों का एक ग्रुप भी हो सकता है। कोई कंपनी भी प्रमोटर हो सकती है, कोई कंपनी भी प्रमोटर हो सकती है। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक। यह जरूरी नहीं है कि किसी अकेले आदमी के दिमाग में ही बिजनेस करने का आइडिया आता हो। ये ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन हो और उसी के दिमाग में केवल बिजनेस करने का आइडिया होगा। हो सकता है कि कई लोगों ने मिलकर के उस आइडिया को लिया हो, कई लोगों ने उस आइडिया के बारे में सोचा हो, ठीक है ना। तो इसके लिए सबने, हाँ अब एक चीज और याद रखिए, अगर ये कई लोगों के माइंड में आया है तो उन सब लोगों ने मिलकर अगर जो ऊपर चीज बताई गई, ऊपर जितने भी स्टेप बताए गए हैं, अगर उसमें से काम किया है, ऊपर के स्टेप्स को फॉलो किया है, तो वो सभी इस प्रमोटर की कैटेगरी में आ जाएंगे। वो सभी प्रमोटर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये बिजनेस आइडिया यदि किसी कंपनी के दिमाग में आता है, अगर ये किसी कंपनी के दिमाग में आता है तो इसके लिए उस कंपनी को ऊपर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो वो कंपनी भी प्रमोटर कहलाएगी। अब यहाँ पर एक चीज और सोचने वाली है, क्या कि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसके दिमाग में ये प्रमोटर का ख्याल कैसे आएगा, ये प्रमोटर का ख्याल कैसे आएगा। तो एक्चुअली होता यह है कि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन जो उसके मेंबर्स होते हैं वो रियल पर्सन होते हैं।
जो मेंबर होते हैं, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है या कोई नई कंपनी बनानी है, अगर उनके दिमाग में कोई आया, वो उस कंपनी के नाम से, उस कंपनी के नाम से अगर कोई एक अलग कंपनी वो बना रहे हैं, तो ये कहा जाएगा कि वो उस कंपनी को, वो कंपनी उसकी प्रमोटर है। ठीक है ना? तो अब कंपनी में प्रमोटर की स्थिति क्या होती है, कंपनी में प्रमोटर की पोजीशन क्या होती है? तो प्रमोटर कौन होता है, ये तो आप लोग जान चुके हैं। अब इतना जानने के बाद दिमाग में ये स्वाभाविक जनरली है, नेचुरल है, ये क्वेश्चन आता है कि कंपनी में प्रमोटर की पोजीशन क्या होती है। यदि मैं ऐसे जनरल लैंग्वेज में कहूँ कि कंपनी में प्रमोटर की कितनी चलती है, उसका क्या राइट्स हैं, तो हम थोड़ा इसके बारे में सोचते हैं। एजेंट एवं ट्रस्टी, प्रमोटर्स ना तो कंपनी के एजेंट होते हैं और ना ही कंपनी के ट्रस्टी होते हैं, याद रखिएगा। मेंबर्स में वो हम इस बारे में थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रमोटर्स होते हैं ना तो कंपनी के एजेंट्स होते हैं और ना ही कंपनी के ट्रस्टी होते हैं। जो प्रमोटर का रोल है, यहाँ प्रमोटर किसी कंपनी में एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन की भूमिका में होता है। प्रमोटर यहाँ किसी कंपनी में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की रोल में होता है, यानी कि कंपनी में प्रमोटर की स्थिति भरोसे पर आधारित होती है। इस पर रिलायबल, भरोसा, रिलायबिलिटी पर आधारित है। प्रमोटर की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी इस स्थिति का वह दुरुपयोग न करें। ये प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी उस पोजीशन का मिसयूज ना करें। ठीक, तो कंपनी के फॉर्मेशन से पहले, कंपनी के फॉर्मेशन से पहले मेंबर, मेंबर का मतलब जो उसके शेयर होल्डर तथा डायरेक्टर कंपनी के गठन के बाद कंपनी से जुड़ते हैं। कंपनी के गठन से पहले कंपनी के मेंबर, शेयर होल्डर तथा डायरेक्टर कंपनी के गठन के बाद जुड़ते हैं। प्रमोटर्स का रोल कंपनी के गठन से बहुत पहले से ही शुरू हो जाता है। देखो, यहाँ पर जो उसके मेंबर्स होते हैं वो, और डायरेक्टर्स जो ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं उसके, वो तो बाद में जुड़ते हैं, लेकिन जो प्रमोटर्स का रोल होता है वो कंपनी के गठन से पहले ही चालू हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रमोटर को बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, प्रमोटर्स को बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। यह कॉन्टैक्ट कंपनी की ओर से ही बनाए जाते हैं, जबकि कंपनी का अभी फॉर्मेशन भी नहीं हुआ है। वो क्या करता है, जो प्रमोटर होता है वो जो कॉन्टैक्ट्स बनाता है वो उस कंपनी के नाम पर बनाता है जो अभी चालू भी नहीं हुई है। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स बनाने से ही, ताकि जब उसका बिजनेस रन करे तो वो कॉन्टैक्ट उसके बिजनेस को बिल्डअप करने में उसकी हेल्प करें। तो प्रमोटर क्या करता है, प्रमोटर कंपनी के फॉर्मेशन से पहले ही कॉन्टैक्ट्स बनाना चालू कर देता है। तो कंपनी कॉन्टैक्ट की ओर से बनाना, जबकि कंपनी का अभी गठन भी नहीं हुआ है। तो कंपनी का गठन चूंकि अभी तक नहीं हुआ, इसलिए कंपनी की ओर से ये कॉन्ट्रैक्ट कौन बनाएगा, प्रमोटर्स, क्योंकि कंपनी अभी बनी नहीं है, मेंबर तो उसके बाद में आते हैं। तो कंपनी की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कौन करेगा, प्रमोटर। अब याद रखिए, हमने पीछे बताया कि भरोसेमंद होना चाहिए। अब अगर उसकी कभी नीयत खराब हो जाती है तो जो वो कॉन्ट्रैक्ट बनाए होते हैं अगर वो उनको फॉलो नहीं करेगा, तो फिर उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉस होगा वो कंपनी को बियर करना पड़ेगा। इसीलिए इसीलिए ये कहा गया है कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो रिलायबल पर्सन होते हैं, उनको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। नाउ एक चीज और, इन सारे कॉन्टेक्स्ट को कंपनी के गठन के बाद रेक्टिफाई करना पड़ता है। जितने भी कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, जब प्रमोटर्स बनाता है, फिर उसके बाद जब मेंबर डायरेक्टर्स वो सब बन जाते हैं ना, तो ये कॉन्टेक्ट को रेक्टिफाई भी किया जा सकता है कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि कंपनी की ग्रोथ के लिए जो जैसा जरूरी होता है। यानी कि अगर जनरल मीनिंग में समझाऊं तो इसका अर्थ है इसको अप्रूवल करना, इसको अप्रूव करना। जैसे अगर कोई आप चीज लेके आते हैं और मेरे पास जैसे प्रोजेक्ट फाइल लेकर के आए, प्रोजेक्ट फाइल लेकर के आने के बाद अगर मैं उसमें साइन कर दूंगा, अप्रूव कर दूंगा, तो आपका क्लियर है। अगर उसमें मैं कुछ करेक्शन लगाना चाहूँ या कुछ उसमें रेक्टिफाई करना चाहूँ, एडिट करना चाहूँ, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये और इसको ठीक करना है। तो फिर ये क्या है, आपको जब प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो कंपनी के गठन के बाद इसको अप्रूवल
देना पड़ता है। ठीक नाउ, अब इसका थोड़ा सा समरी, यहाँ तक की कहानी समझे आप। लेकिन अब देखिए, कंपनी का फॉर्मेशन हुआ नहीं है। जब कंपनी का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो उसमें डायरेक्टर तथा शेयर होल्डर भी नहीं होंगे। अब कंपनी को कुछ कॉन्टेक्ट्स भी बनाने पड़ सकते हैं। अब यारो, कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो उसे इतना हक तो मिलना ही चाहिए कि कम से कम शुरुआत में यह सब काम कर सके। अगर कोई इतना कर रहा है तो एक एक्चुअली मालिक के तौर पर कर रहा है, तो वो क्या है, वो इतना काम तो मालिक के तौर पर करेगा ही करेगा। बाद में इन डॉक्यूमेंट्स का ऑब्जर्वेशन करके इनको वैलिड कर दिया जाता है। बाद में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, यदि कंपनी द्वारा इन डॉक्यूमेंट्स को रेक्टिफाई नहीं की जाती है तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए जाएंगे। अगर देखिए, ये एक विडंबना है। ये क्या, एक और विडंबना देखिए कि यदि डॉक्यूमेंट्स के रद्द होने पर किसी थर्ड पर्सन को नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई उस प्रमोटर की जेब से की जाएगी, जब कंपनी उसकी भरपाई के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। ये चीज प्रमोटर के लिए देखिए कितनी खतरनाक है, समझ रहे हैं। कंपनी के फॉर्मेशन से पहले जब उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद बन गया, अब उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ा। अब अगर उसमें से कोई चीज गलत हो जाती है, अगर उसमें से कोई चीज गलत हो जाती है किसी थर्ड पर्सन का, मतलब कि कंपनी और जिसके बीच में पार्टी, जो थर्ड पार्टी है, अगर किसी का कुछ नुकसान होता है तो उसकी भरपाई प्रमोटर की जेब से होगा, कंपनी की जेब से नहीं होगा। याद रखिए, क्योंकि कॉन्टेक्ट प्रमोटर ने बनाए हैं। इवन उसने कंपनी के बेनिफिट के लिए काम किया है, लेकिन उसको उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा, उसको हर्जाना भी देना पड़ेगा। अब एक चीज और है, अब दिमाग में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रमोटर कंपनी से क्या कोई फायदा ले सकता है। देखिए, नुकसान की तो बात हो गई, उसको नुकसान तो हो रहा है, तो क्या कंपनी से प्रमोटर कोई फायदा भी ले सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ले सकता है। प्रमोटर की स्थिति में रहने पर यदि उसे कंपनी से कुछ फायदा मिल रहा है तो वह उसे अवश्य ले सकता है। अगर प्रमोटर रहते हुए उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो उसको ले सकता है। परंतु बट किंतु परंतु लेकिन बट उसको ये भी याद रखना है, प्रमोटर की स्थिति में रहने पर यदि उसे कंपनी से कुछ फायदा मिल रहा है तो ले सकता है, परंतु इस बात को याद रखना है कि किसी भी प्रकार का प्रॉफिट वह कंपनी को बिना बताए नहीं ले सकता। जो भी प्रॉफिट होगा वो कंपनी को बिना बताए नहीं ले सकता है। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई सीक्रेट प्रॉफिट लेना विश्वासातृत्व, मतलब कि विश्वासघात, या आप कह सकते हैं कि फिडुशियरी रिलेशन माना जाएगा। वो आपका फिडुशियरी रिलेशन माना जाएगा और वो ये होगा कि आप कंपनी के फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप कंपनी के फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप उसके विश्वासघाती कहलाएंगे, आप उसके, क्योंकि जब हमने शुरू में बताया था कि जो प्रमोटर होता है वो आपका एक रिलायबल पर्सन होता है, भरोसेमंद। लेकिन जब आप सीक्रेट तौर पर आप कंपनी से प्रॉफिट लेते हैं और कंपनी को बताते नहीं हैं तो आप उसके विश्वासघात कहलाएंगे। ठीक है ना। फिर यही कहेंगे कि अरे, जैसे बी रामालिंगम राजू था, उसके फाउंडर में से एक थे, उसके फाउंडर में से एक थे और बाद में घोटाला करके भाग गए। तो लोगों को कितना भरोसा था कि ये हमारे इसके लिए काम करेंगे, और उन्होंने कंपनी के साथ धोखा किया और पैसा लेकर के फरार हो गए। बाद में मतलब कि उनको हर्जाना देना पड़ा, जेल में केसेस चला, फिर वो सब निपट गया। अब इसी तरह से जो किंगफिशर वाला केस है वो भी देखिए आपने, उसमें भी ऐसा ही हुआ। उसमें जो भी उसके मेंबर्स थे, उसके शेयर होल्डर्स थे, तो उनके साथ इस तरह से हुआ। तो ये सब ऐसे केसेस हैं। चलिए खैर, अब एक बात और सोचो कि यदि प्रमोटर ने कंपनी के फॉर्मेशन से पहले एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। अब यहाँ पर एक चीज और है, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अगर प्रमोटर ने कंपनी के फॉर्मेशन से पहले एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया हो जिससे कि उससे मुनाफा मिल रहा है, जिससे उसे मुनाफा मिल रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इसने कंपनी में कोई खुलासा भी नहीं किया, तब क्या होगा। यहाँ पर एक चीज और है,
कि मान लीजिए कंपनी के फॉर्मेशन जो कॉन्ट्रैक्ट उसने बनाए, तो अगर उनमें से कॉन्ट्रैक्ट में से किसी को नुकसान हुआ तो वो प्रमोटर की जेब से जाएगा। लेकिन यदि फॉर्मेशन से पहले ही उसने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना दिया हो जिसमें से कि उसको प्रॉफिट हो रहा हो और उसने कंपनी को इस बारे में कोई चीज न बताई हो, तब उस केस में क्या होगा? देखो, इस सवाल का जवाब ऊपर दिया हुआ है, परंतु फिर भी इसे एक बार मैं और बता देता हूँ। आपने ऊपर सुना ही था कि कंपनी के फॉर्मेशन से पहले प्रमोटर्स के द्वारा बनाए गए सारे कॉन्टेक्ट्स की रेक्टिफिकेशन या अप्रूवल होता है। कंपनी के फॉर्मेशन के बाद अप्रूवल होने पर ही कॉन्ट्रैक्ट लागू होते हैं। याद रखिए, कंपनी द्वारा ये कॉन्ट्रैक्ट समाप्त किए जा सकते हैं, इसको खत्म किया जा सकता है। इसके बाद होने वाला नुकसान प्रमोटर को अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा। याद रखिए, समझ रहे हैं? चलो, अभी इस तरह से समझ में नहीं आएगा, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर के एक प्रमोटर है और मिस्टर के का एक भाई है, रामलाल। रामलाल, श्यामलाल, मदनलाल, जो भी है, ठीक। मिस्टर के का एक भाई है, रामलाल। मिस्टर के जिस कंपनी के प्रमोटर बने हैं वह कंपनी मान लीजिए गद्दे बनाती है, ठीक है ना। मिस्टर एक्स के जिस कंपनी के प्रमोटर बने हैं वह कंपनी गद्दे बनाती थी। अब रामलाल जो कि मिस्टर के का भाई है, इसकी गद्दे का रॉ मटेरियल का बिजनेस है। इसको जो है, रामलाल जो है ना, मिस्टर के भाई, इनके जो गद्दे का रॉ मटेरियल, मान लीजिए कि जो चादर वगैरह लगती है या रुई वगैरह लगती है, उनका रॉ मटेरियल का बिजनेस है। तो मिस्टर के ने अधिक दामों पर अपने भाई से रॉ मटेरियल लेने का एक कॉन्टेक्ट कर लिया। मिस्टर के ने अधिक दामों पर अपने भाई से रॉ मटेरियल लेने का एक कॉन्टेक्ट कर लिया। क्यों? उसने कहा कि देखो तुम हमें इतने दाम पर देना और बाकी का कमीशन वो अपना खुद धर लेंगे, ठीक। ये इस तरह का एक कॉन्टेक्ट कर लिया। अब इससे क्या होगा? मिस्टर के ने कंपनी से ये बात छुपाई कि जिस कंपनी से उसने रॉ मटेरियल का कॉन्टेक्ट किया है वह कंपनी उसके भाई की है। अगर उसने ये बात छुपा ली, ठीक, कंपनी को जब पता चला, कंपनी को जब पता चला तो कंपनी द्वारा थोड़ी सी छानबीन की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो कंपनी ने यह पाया कि रॉ मटेरियल बहुत अधिक दामों पर खरीदा जा रहा है। इसके द्वारा कहीं ना कहीं प्रमोटर्स को सीक्रेट बेनिफिट हो रहा है, सीक्रेट प्रॉफिट प्रमोटर ले रहा है। तो कंपनी तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दे सकती है। कंपनी तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देगी। और इस केस में क्या होगा, देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने से पहले मिस्टर रामलाल कुछ ऐसा रॉ मटेरियल तैयार करवा चुके थे जिसको कंपनी द्वारा ना लेने पर उनको 10 लाख रुपए का नुकसान लगना तय था। याद रखिए, कॉन्ट्रैक्ट में बना था ये कॉन्ट्रैक्ट बना था कि अगर कंपनी उनके द्वारा तैयार माल नहीं लेगी तो उस समय उनको 10 लाख रुपए का नुकसान देना पड़ेगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो अब ये जो नुकसान मिस्टर रामलाल को हुआ है वो भरेंगे मिस्टर के। अब यहाँ पर जो ये नुकसान हुआ है वो मिस्टर के को भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर या आप ये मत सोचिए कि रामलाल तो मिस्टर एक्स के का भाई है, जो नुकसान लगा है वो आपस में सेटल कर लेंगे कि किसको किससे कैसे लेना है। यहाँ पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, अब वो आपस में समझते हैं, ठीक। आगे अब इसका थोड़ा लीगल फ्रेम देखते हैं, कानूनी पहलू, इसका थोड़ा कानूनी पहलू क्या देखते हैं। कंपनी लॉ में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि प्रमोटर द्वारा जो खर्चा किया गया है कंपनी द्वारा उसको वापस किया जाएगा, कि कंपनी फॉर्मेशन में किया गया खर्चा। कंपनी लॉ में ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि प्रमोटर द्वारा खर्चा किया गया कंपनी द्वारा उसे वापस किया जाएगा, जो कि कंपनी के फॉर्मेशन में खर्चा किया गया है। यानी कि कंपनी के लिए उनका जो भी खर्चा हुआ है वह कंपनी से उसका दावा नहीं कर सकते। मान लीजिए कंपनी बनाने में उसकी भाग दौड़ और जो भी लगाया है पैसा
वो उसके लिए दावा नहीं कर सकते। हाँ, यदि कंपनी चाहे तो उसको मतलब कि थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, आप जो भी चाहें उसको व्यक्त करते हुए प्रमोटर को उसका खर्चा वापस दे सकती है। अगर कंपनी चाहे तो उसका थैंक यू, उसको कृतज्ञ मानते हुए क्या कर सकती है, उनका खर्चा वापस दे सकती है। ठीक, तो ये है आपके कंपनी के प्रमोटर। अब देख लेते हैं कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनके प्रमुख कार्य क्या हैं या उनकी ड्यूटीज क्या हैं। उनकी ड्यूटीज क्या है, चलिए। सबसे पहला, जैसा कि आप जानते हैं कंपनी के 3 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कंपनी के 3 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक। दूसरा है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और तीसरा है आपका प्रोस्पेक्टस। तीसरा है आपका प्रोस्पेक्टस। तो प्रमोटर्स का पहला काम इस पर हस्ताक्षर करना, इस पर हस्ताक्षर करना, ठीक। प्रमोटर को इस बात का सिलेक्शन करना होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर किन लोगों के सिग्नेचर लिए जाएंगे। प्रमोटर्स को इस बात को सेलेक्ट करना होता है, मतलब कि वो मेंबर को सेलेक्ट करता है एक तरह से, ये मान के चलिए। हस्ताक्षर मतलब कि सिग्नेचर करने का जो राइट है सबसे पहले मेंबर या उसके सब्सक्राइबर के हाथों में आता है। जो भी शुरुआती मेंबर होते हैं वह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर सिग्नेचर करते हैं और इन सारे मेंबर्स की जानकारी प्रमोटर्स को ही देनी होती है। मतलब कि जैसे जब आप कंपनी बनाते हैं, कंपनी जब बनाते हैं तो उसके जो शुरुआती मेंबर होते हैं वो आपको सेलेक्ट करने होते हैं और उसको आप प्रमोटर्स को बताना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आमतौर पर जब कंपनी शुरू की जाती है तो अपने ही कुछ जानकार लोगों से पैसा इकट्ठा करके बनाई जाती है। अब मान लीजिए यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रहे हैं तो 2 लोग चाहिए। यदि आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल रहे हैं तो 7 लोग चाहिए। शुरुआत में इन्हीं लोगों के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाएगा। इन लोगों को इकट्ठा करने का काम भी प्रमोटर का ही होता है। इन लोगों को इकट्ठा करने का काम भी प्रमोटर का ही होता है। फिर इसके साथ ही डायरेक्टर का सिलेक्शन, डायरेक्टर का सिलेक्शन। इसमें यदि डायरेक्टर कौन होगा यदि यह नहीं बताया जाता तब उस स्थिति में जिन लोगों को शुरुआत में सिग्नेचर करने का राइट दिया गया है उन्हें ही डायरेक्टर के पोस्ट पर मान लिया जाएगा। अगर प्रमोटर जो है ये नहीं बताता है कि इसमें से डायरेक्टर कौन है, अगर वो कोई अपनी तरफ से नहीं रखता है तो जो इनिशियल मेंबर्स हैं उन्हीं में से किसी को डायरेक्टर मान लिया जाएगा। और यदि कंपनी यदि चाहे तो बाद में भी डायरेक्टर की भर्ती अलग से भी कर सकती है। यदि कंपनी चाहे तो डायरेक्टर की भर्ती बाद में अलग से भी कर सकती है। हाँ, डायरेक्टर द्वारा रिटन में कंसेंट लेने का कार्य भी प्रमोटर्स का ही होता है। मतलब कि इस कंसेंट में डायरेक्टर द्वारा ये कहा जाता है कि वह दी गई कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए तैयार है। क्या प्रमोटर डायरेक्टर को बोलेगा, मतलब कि किसी मेंबर को बोलेगा कि मैं आपको डायरेक्टर बना रहा हूं, आप लिखित में अपनी सहमति दीजिए, तो फिर वो लिख करके देगा कि मैं इस कंपनी में डायरेक्टर की जिम्मेदारी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये क्या है, डायरेक्टरशिप के लिए उसने उसको अपनी कंसेंट दी हुई है। अब जो प्रमोटर्स होते हैं, जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स को रिक्रूट किया जाता है या उनको उसमें रखा जाता है। सो कंपनी का फॉर्मेशन लॉ के अनुसार होता है, इसलिए इसके लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। इसके लिए प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। तो जो प्रमोटर होता है वो बहुत से प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करता है, जैसे एजेंट तथा मर्चेंट बैंकर, एजेंट तथा मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर तथा मर्चेंट बैंकर को नियुक्त करने का कार्य भी प्रमोटर्स का होता है। सॉलिसिटर्स, सॉलिसिटर्स का मतलब होता है अधिवक्ता, वकील। कौन लोग कंपनी के कानूनी पहलुओं पर गौर करेंगे, कंपनी पर केस दायर होने की स्थिति में या कंपनी द्वारा केस दायर करने की स्थिति में
कौन लोग इस पर काम करेंगे। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे कंपाइलेंसेस को पूरा करने के लिए भी इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिनका सिलेक्शन भी प्रमोटर द्वारा ही होता है। साथ ही फाइनेंशियल डीलिंग, फाइनेंशियल डीलिंग कंपनी के सारे जो फाइनेंशियल बिहेवियर बैंक के द्वारा किए जाते हैं। तो किस कंपनी के लिए कौन सा बैंक सही रहेगा, इस बात का सिलेक्शन भी प्रमोटर के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, तो अब प्रमोटर द्वारा जो जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी तैयारी देख लीजिए। किसी भी कंपनी के बहुत सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाने को जरूरी होते हैं, इन सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को तैयारी का काम प्रमोटर्स का होता है। प्रमोटर्स के द्वारा ही इन डॉक्यूमेंट्स को डिसाइड किया जाता है। ठीक, और कंपनी के फॉर्मेशन के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा करने के बाद उन्हें आरओसी, आरओसी याद है ना, जो पीछे बताया था, आरओसी आपका पीछे बताया था क्या, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, उसमें जमा कराया जाता है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को समय पर तैयार करने के बाद जमा करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रमोटर्स के ऊपर होती है, और इसके बाद आपकी कंपनी फॉर्म हो जाती है और कंपनी रन करती रहती है। ठीक, तो ये है आपके प्रमोटर और उसके काम। तो ये यहां तक हो गया आपका प्रमोटर्स के बारे में। अब अगर यहाँ तक किसी की समझ में कोई चीज़ ना आई हो तो पूछ सकता है। साथ में ही सभी लोग अपना यहाँ पर नाम लिख दीजिए, जिन लोगों ने नहीं लिखा या जो लोग बाद में आए हैं वो लोग अपना नाम जरूर प्लीज मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि वही आपकी अटेंडेंस होगी और उसी से आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। तो जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो अपना नाम मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए। जिन लोगों ने लिख दिया है वो रहने दें, वो मत लिखें। जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो लोग प्लीज अपना नाम लिख दीजिए। क्लास आपकी पूरी हो गई है। जो लोग जाना चाहें लीव कर सकते हैं, और जिनको कोई क्वेरी हो, जिन्होंने नाम ना लिखा हो, वो लोग अपना यहाँ पर रुक करके अपनी कर सकते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं। Thank you, sir. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।